लॉयर बनने का जो सपना है ये कहाँ से आया? को हर एक्शन को, चाहे वो रोड पे हो रहा हो या कोई इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा हो, उस सब में लॉ जो है एक हिडन फैक्टर होता ही है। तो उसको इंटरप्रेट करना, उसके क्लॉसेस के बीच में से जो है चीज़ें निकालना, उसको प्रेजेंट करना और मेनली जो है लोगों को जस्टिस दिलवाना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। क्या आपके केस में आपने खुद डिसाइड किया कि मुझे लॉयर बनना है? और अगर आपने खुद किया तो कब, जब कौन सी क्लास में थे, या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपको लगा कि नहीं यार ये अच्छी चीज़ है? तो 9th क्लास में सिविक्स से जो है इंस्पिरेशन मिली थी और मैंने खुद सिलेक्ट किया अपने फील्ड। बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट था कि जो सिलेक्ट करना है करो। व्हाट वाज योर बिगेस्ट मोटिवेशन? जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो ऑलरेडी काफ़ी लैग कर रहा है क्योंकि डिलेज़ भी हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ में अगर जो है हम स्पीडी जस्टिस में और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ला करके अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। तो आस्था, आप जामिया मिलिया इस्लामिया से बीए एलएलबी का कोर्स कर रही हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, तो जो आपने सोचा होगा कॉलेज के बारे में कि ये सब पढ़ूंगी, ऐसा होगा या क्या-क्या होगा, तो सिंस अब आप कॉलेज में हैं तो आपको कैसा लग रहा है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है और टीचर्स बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और सब कुछ अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, काफ़ी डीपली पढ़ाते हैं। और मोर ओवर जो है वहाँ पे जुडिशियल पर्सपेक्टिव से भी जो है हमें पॉइंटर्स दिए जाते हैं, तो फर्दर जो है मेरा टारगेट वही है, तो इसलिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। और जो ये जर्नी थी मेरी, क्योंकि जामिया मेरा ड्रीम कॉलेज था, तो वहाँ पे अब एडमिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, तो इसलिए वहाँ रोज़ जाने की मोटिवेशन भी आती है और काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जाकर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 14-15 हज़ार कम से कम लोग अप्लाई करते हैं और सीट्स बस 120 हैं, राइट? यानी कि सिलेक्शन रेट लेस देन 1% है। तो दिस एग्ज़ाम इज़ एक्चुअली वेरी टफ। यस सर। तो जब आपने तैयारी की और जब एग्ज़ाम निकला, तो आपको पता था इतना टफ एग्ज़ाम है, या मतलब हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट कि इतना डिफिकल्ट एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे? सर पहले तो जब उस लिस्ट में नाम आया था तो 2-3 बार मैंने रोल नंबर क्रॉस चेक किया था क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था कि हो गया। और ऑल्सो चाहे क्वेश्चन पेपर मॉडरेट आए या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आए, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि कंपटीशन बहुत है। तो कट ऑफ जो है कुछ भी जा सकती है और 0.25 से जो नेगेटिव मार्किंग है उससे बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस पड़ जाता है। और क्योंकि सीट्स जो हैं बहुत लिमिटेड है, 120, तो चांसेस भी जो है उस हिसाब से कम हो जाते हैं। तो डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन जब उसे प्रिपेयर कर रहे हो और एक माइंड में गोल हो कि ये करना है, तो अंदर से मोटिवेशन आती है कि ये करना ही है क्योंकि हमें वो चीज़ अचीव करनी है, वो हमारा ड्रीम है। अब जब कुछ ड्रीम देख के इतना जर्नी तय की है तो पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। ट्रू। चलिए, आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपका बैकग्राउंड क्या है? घर में कौन-कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। घर में मेरे मम्मी हैं और पापा हैं और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। तो मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा जो हैं जॉब करते हैं, रिकवरी डिपार्टमेंट में हैं। और ऐसा मेरी फैमिली में ऐसा कोई अभी जज जो है इमीडिएटली नहीं है और मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर ही हूँ। तो इंडीड ये जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ आगे जाके कैसे क्या करना है वो सब एक्सप्लोर करना, फील्ड्स को एक्सप्लोर करना। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ये लॉयर बनने का जो सपना है ये कहाँ से आया? क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है, मदर भी लॉयर नहीं है, फादर भी लॉयर नहीं है। क्या रिलेटिव्स में कोई हैं लॉयर या जज? सर रिलेटिव में लॉयर हैं, मेरे नानी के ब्रदर हैं, वो हैं, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं है। बट ये मेरा अंदर से मतलब आया था क्योंकि जो हमारा लीगल एस्पेक्ट है वो हमारे पूरी कंट्री को गवर्न करता है, इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस को भी जो है गवर्न करता है। और लॉ जो है हर लाइफ को, हर एक्शन को, चाहे वो मेन रोड मतलब चाहे रोड पे हो रहा हो या कोई इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा हो, उस सब में लॉ जो है एक हिडन फैक्टर होता ही है। तो उसको इंटरप्रेट करना, उसके क्लॉसेस के बीच में से जो है चीज़ें निकालना, उसको प्रेजेंट करना और मेनली जो है लोगों को जस्टिस दिलवाना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, जो इस जर्नी में मुझे आने के लिए जिसने मोटिवेट किया। समझ गया मैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइफ में किस पॉइंट पे आपको ये सब ज्ञान की प्राप्ति हुई कि यार ये सब चीज़ें होती हैं? क्योंकि जैसे मैंने देखा है, जनरली फैमिलीज़ में क्या होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर 10th के बाद फिर साइंस, हर पेरेंट चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए या मेरी बेटी इंजीनियर बन जाए, या और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं।
क्या आपके केस में आपने खुद डिसाइड किया कि मुझे लॉयर बनना है? और अगर आपने खुद किया तो कब, जब कौन सी क्लास में थे, या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपको लगा कि नहीं यार ये अच्छी चीज़ है? सर मैंने 9th क्लास में डिसाइड किया था कि मुझे जो है फर्दर आगे जा कर के लॉ का सिलेक्ट करना है, BLLB सिलेक्ट करनी है। तो उस टाइम पर जो है सिविक्स जो है सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें राइट्स, ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन वो सब आता था, और किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हमारा लैंडमार्क चीज़ है, और कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने सारे डिबेट एंड डेलीगेशंस के बाद में इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके उसे बनाया। तो 9th क्लास में सिविक्स से जो है इंस्पिरेशन मिली थी, और मैंने खुद सिलेक्ट किया अपनी फील्ड। बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट था कि जो सिलेक्ट करना है करो। बाकी हाँ, थोड़ा सा साइंस के लिए जो है इंक्लाइंड तो होता ही है, बट वो लोग समझ गए थे थोड़ा परसुएट करने के बाद। और बाकी फ्रीडम थी मेरे पास सिलेक्ट करने की। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी जो है ये चाहती थी कि मैं थोड़ा आर्ट्स, क्योंकि मेरी पेंटिंग्स जो है अच्छी है, तो वो चाहती थी कि मैं उस फील्ड में जो है परस्यू करूँ अपना फर्दर। बट फिर इवेंचुअली जो है वो मान गई। ओके, जब आपने ये डिसाइड कर लिया और तैयारी कर रहे थे, और आपके जो बाकी फ्रेंड्स होंगे वो सब अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कभी लगा, कभी डाउट हुआ कि यार ये कुछ गलत तो चूज़ नहीं किया मैंने? टू बी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि ड्रीम था ये मेरा और मुझे चाहिए था। और ये अंदर से जो मोटिवेशन आती थी खुद की, जब खुद से कुछ सिलेक्ट करो ना तो उसको करने का आगे मन करता है। तो ऐसा डाउट तो नहीं हुआ। पर हाँ, जब फ्रेंड्स वगैरह जो है दूसरी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उतना उनसे मिलने का टाइम नहीं मिलता था, और प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम, सारा टाइम पढ़ने का, उसको रिवीजन करने का, तो थोड़ा सा ऐसा बुरा लगता था कि वो सब मस्ती करने को नहीं मिल रही। बट इवेंचुअली जो उसका रिजल्ट है फिर उसके आगे तो क्या ही है। हम्म। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी उस टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे थे? आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट ईजी ना, इतना डिफिकल्ट कंपटीशन है तो काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता होगा। व्हाट वाज योर बिगेस्ट मोटिवेशन? माई इंडियन फ्लैग। I was really inspired by it. I want to do something for my India, and to do something in the field of justice, to help peoples. And I guess this is the actually a good field to do so, क्योंकि बाकी सब फील्ड से थ्रू भी हम कर सकते हैं, बट जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो ऑलरेडी काफ़ी लैग कर रहा है, क्योंकि डिलेज भी हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ में अगर जो है हम स्पीडी जस्टिस में और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ला करके अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ ग्रेट। Very true. This is the first time I am hearing these kind of words from a law student. Generally, when it comes to public service, mostly लोग बात करते हैं कि मुझे IAS में जाना है, या मुझे UPSC करना है, या इस तरह के जो रोल्स होते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप देश की सेवा कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो देश के बेटरमेंट के लिए। आई टोटली एग्री विद दैट। आस्था, आगे चलते हैं और अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि जो आपकी प्रिपरेशन थी कैसी रही, या क्या अप्रोच थी आपकी? कब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया? सर मैंने इसके लिए तो 12th में स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स को फॉलो किया था, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होते हैं वो ऐसा नहीं रहता कि सिर्फ 12 मंथ्स के हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कोई हमारा 2 to 3 मंथ्स पहले का भी है तो उसकी रूट जो है काफ़ी पुराने टाइम में रहेगी, हो सकता है 1-2 साल पहले। तो इसलिए उसको थोड़ा बहुत फॉलो किया था, और फिर मेन प्रिपरेशन मैंने 12th में स्टार्ट की थी, बोर्ड्स से थोड़ा टाइम मतलब कुछ मंथ्स पहले, और फिर दोनों को साथ साथ में कंटिन्यू किया था। एंड आफ्टर 12th कम्प्लीटली जो है अपना एंट्रेंस पे फोकस किया था। तो 12th के साथ तो प्रिपरेशन काफ़ी टफ रही होगी। कैसे आप टाइम डिवाइड करते थे? कब आप स्कूल की चीज़ें करते थे, कब आप अपनी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे? सर मेनली डिफ़िकल्ट तब था जब स्कूल टाइमिंग साथ साथ चल रही थी, क्योंकि 2-3 वहीं पे बच जाते थे। तो मैंने मेन फोकस ये रखा था कि जब स्कूल जा कर के टाइम दे रहे हैं, तो जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बोर्ड से रिलेटेड और उसकी रिवीजन चल रही है, तो उसे वहीं पे उसी टाइम पे इतना अच्छे से किया जाए कि घर आके दोबारा करके टाइम ना वेस्ट हो। तो स्कूल की चीज़ जो है काफ़ी हद तक स्कूल में करने की, और उसके बाद घर आके जो एंट्रेंस की फील्ड्स थी, जैसे कि क्वांट हो गया, या लीगल रीजनिंग हो गई, या जो है हमारा इंग्लिश हो गई MCQs बेस्ड, तो उस पर जो है प्रैक्टिस मैं करूँ। और बाकी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बोर्ड्स पास आते गए, तो थोड़ा कुछ वीक्स के लिए मैंने 2 to 3 वीक्स के लिए एंट्रेंस की तैयारी को कम करके बोर्ड्स की तैयारी को ज़्यादा किया था। बट उसे ख़त्म नहीं किया, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाए तो फिर वो दोबारा से शुरू करना बिल्कुल ज़ीरो से करने जैसा होता है, और वो ब्रेक हो जाता है बिल्कुल। इस दौरान आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर जब सुबह से उठो उससे लेकर रात को सोने तक मेरा
चलता ही था। मतलब जैसे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है मेनली 7 बजे हो जाती हैं, स्टार्ट 7 to 8, तो उस टाइम पे शुरू करके फिर उसके बाद में स्कूल जाना, उधर जो है पढ़ के फिर 3 बजे घर आओ, फिर उसके बाद में 4 बजे मतलब 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 4 बजे से जो है आगे अपने एंट्रेंस की कुछ देर पढ़ाई की, या अगर स्कूल से कुछ होमवर्क मिला या नेक्स्ट डे टेस्ट है, एग्ज़ाम है कुछ, तो उसके लिए थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ो, और रात को मतलब 11-12 बजे तक मेरा चलता था। तो और जब स्कूल से फिर छुट्टियाँ हो गई, तो मतलब सुबह 7 से रात के 11-12 बजे तक। चलता था, बीच वाह। में 1 या 2 घंटे का ब्रेक, उससे ज़्यादा का चांस ही नहीं था, स्कोप ही नहीं थी। तो इस दौरान आप सोशल मीडिया या फ्रेंड के साथ मिलना जुलना, स्पोर्ट्स, ये सब करते थे? हाँ, थोड़ा बहुत टाइम निकालते थे, क्योंकि अगर सारा टाइम भी पढ़ाई में लगे रहो तो फिर ब्रेन वर्क करना जो है थोड़ा उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन वो रिटेन नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा बहुत जो है बीच-बीच में, जैसे वीक में 1 दिन जो है कुछ 2-3 आवर उसके पढ़ाई के कम कर दिए, और उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को टाइम दे दिया। क्या करते थे आप? मैं मेनली, मेरा पेंटिंग में है, जैसे मैंने बताया, तो पेंटिंग कर ली, या फिर फ्रेंड्स के साथ में कभी उनसे मिल लिए, उनके घर चले गए, या फिर कुछ बाहर खाने चले गए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम भी देता है और आगे दोबारा से रिफ़्रेश भी कर देता है। या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक? थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी मेरा जो है, मैंने मोस्टली उस टाइम पे तो सारा एल्गोरिदम ही उसका फिर मेरा ऐसे चल रहा था कि उसे खोलो तो कुछ ना कुछ या तो अपडेट आ जाती थी, या करंट अफेयर, या ऐसे कुछ चलता था, तो इसलिए सोशल मीडिया उतना नहीं, पर थोड़ा बहुत, बहुत कम। आपने ये नहीं सोचा बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, मैं भी रील्स बनाती हूँ? नहीं। ओके। नहीं, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे इस डायरेक्शन में चले जाते हैं और काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। वेरी नाइस। सो बोर्ड के एग्ज़ाम हो गए, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आप डेडिकेटेड फिर अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे आ गए। तो प्रिपरेशन कैसे किया आपने? क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? क्या आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया या कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया? और कैसी रही आपकी प्रिपरेशन? बोर्ड्स के बाद तो एंट्रेंस तक के लिए बीच में 1.5 से 2 महीने ही थे, तो उस टाइम पे तो मैंने थोड़ा रिवीजन और जो मेरे वीक टॉपिक्स थे ना, उनको जो है अच्छे से करने का ट्राई किया था। लेकिन उससे पहले जितनी मैंने इसकी तैयारी की है एंट्रेंस की, वो सारी अड्डा के मेनली यूट्यूब चैनल से की है, और वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा वो कंटेंट देते भी हैं, और टीचर्स काफ़ी डिटेल्ड वे में समझाते हैं, डाउट्स भी क्लियर करते हैं, तो ऐसा जो है वो मोर देन एनफ है, और उसके बाद में करने की ऐसा मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं। बस हाँ, वो लोग जो कराते हैं उनको अच्छे से लिख करके, और उसके बाद में फिर खुद से प्रैक्टिस भी करनी होती है, ताकि वो जो है भूल ना जाए। तो कितना घंटे आप अड्डा के प्लेटफॉर्म में बिताते थे तब? जितना ही टाइम था वो सारा मेरा Okay. अड्डा के साथ ही मतलब बीतता था। 6 to 7 आवर्स तो मिनिमम थे। मिनिमम। थे। ओके। और बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आपने ज़्यादा फोकस किया रिवीजन पे? रिवीजन और जो वीक टॉपिक्स थे उनको स्ट्रॉन्ग करने में। ओके। और आपकी वीकनेसेस क्या थी? क्या वीक टॉपिक्स थे आपके जो मेरा मेनली तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, हम्म, क्योंकि मैंने 10th में ही मतलब लास्ट पढ़ी थी, और वो भी हमारा कोविड में गया था, तो कुछ खास नहीं पढ़ी थी, और ना ही मुझे मैथ्स इतनी कुछ खास पसंद थी, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल भी हाई होता था, और कब कैसी अप्रोच लगानी है, उसको किस मेथड से करना है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है, क्योंकि अगर गलत मेथड लगा दिया या लेंदी लगा दिया तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और क्वेश्चंस को जो है अटैम्प्ट करने के लिए एक्यूरेसी चाहिए, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और उसके अलावा थोड़ा जो जीटी का दूसरा सेक्शन जो करंट अफेयर है, उसको रिटेन करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हर एक दिन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और ये तो पूरा 12 महीने का पढ़ना है, उससे पहले का भी रिलेट करके Right. पढ़ना है, तो उसको रिटेन करना जो एक मुश्किल चीज़ थी। तो क्वांट को कैसे इम्प्रूव किया आपने? डेली प्रैक्टिस से मैंने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम दिया, और फिर जो है उसके जैसे जैसे मेथड्स थे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो 3 से ज़्यादा टॉपिक के अंदर आनी है, उन सबको कॉन्टीन्यूसली पहले तो रिवाइज़ किया डेली बेसिस पे, फिर वीकली, फिर मंथली बेसिस पे, और देन इवेंचुअली जो है एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें रिवीजन और प्रैक्टिस की, क्योंकि क्वांट तो प्रैक्टिस से ही जो है एक्सेल कर सकते हैं, तो क्वांट के लिए प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? उसके लिए अगेन एंड अगेन रिवाइज़ करना, और उसको जो है
दूसरे टॉपिक से रिलेट करके पढ़ना, क्योंकि अगर एक चीज़ को पढ़ा है तो उसको जब हम दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करेंगे, जैसे अगर यूएन का कोई यूएन में कुछ चीज़ हुई है या उसका कुछ न्यू रिफॉर्म हो रहा है या उसकी नीड है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो किस किस स्ट्रैटेजी पे पड़ेगा। अगर यूएन में कुछ होता है तो उससे जो है हमारी काफ़ी सारी स्कीम्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर उन स्कीम्स कौन सी हमारी आ सकती हैं, उनके नेम्स वो कब शुरू हुई, उनका प्रेजेंट रेलेवेंस क्या है, तो ऐसे कनेक्ट कर करके पढ़ा था, तो काफ़ी हेल्प हुआ उससे। और रिवीजन तो बार बार करनी है। तो ये बताइए कि जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जो आपने जब प्रिपरेशन की होगी, तो आपने क्या नोटिस किया कि जनरली बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सच काइंड ऑफ एग्जाम? मेनली जो मेरी ज़्यादातर वहाँ पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम हॉल में भी लोगों से बात हुई थी, आफ्टर एग्ज़ाम एंड बिफोर एग्ज़ाम, तो जनरली लोगों ने क्वांट को छोड़ रखा था, और वो देवर लाइक कि 10 नंबर का ही तो है, छोड़ देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब जो मेरा क्वेश्चन पेपर था उसमें क्वांट और रीजनिंग मिक्स करके उन्होंने दी थी, और क्वांट के 9 क्वेश्चन जो है 8 to 9 क्वेश्चन आए थे, और आई बिलीव कि उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि एक बार को दूसरी चीज़ें हो सकती हैं कि हम इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम्स में जो है कन्फ्यूज़ हो जाएँ या कुछ हो जाए, लेकिन जो क्वांट है उसके मेथड्स और वो कॉन्क्रीट है, उसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता, तो क्वांट से काफ़ी एज मिलती है रैंक में भी और मार्क्स भी इम्प्रूव करने में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और क्वांट का अगर अच्छे से प्रिपरेशन है तो उसकी एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट जाएगी, उसमें तुक्काबाजी नहीं लग सकती। तो काफ़ी लोग उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सेक्शन है और मार्क्स अच्छे से उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो आपका सभी के लिए सजेशन है कि क्वांट को इग्नोर ना करें, हाँ बिल्कुल, बहुत स्ट्रेटेजिक है वो, क्योंकि तो 10 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी तब जब नेगेटिव मार्किंग 0.25 से पूरा 10 या 20 to 30 रैंक जो है नीचे जा रही हो। हम्म, मतलब बाकी सेक्शन भी हैं रेलेवेंट, पर ये छोड़े ना। ठीक है। ये बताइए कि आपको अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपने यहाँ पे तैयारी की, कौन से टीचर्स आपको बहुत अच्छे लगे? एक दो टीचर जो भी आपको अच्छे लगे। विवेक सर, निकिता मैम ने लीगल स्टडी जो थी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि थी नहीं और अभी तो सारा लीगल का ही आगे जाना था, तो मेरी फर्स्ट लॉ की टीचर निकिता मैम ही है, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। विजेंद्र सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हनी सर हो गए, आशीष सर और रुबैका मैम, और गजेंद्र सर जो नोटिफिकेशंस भी वो अप टू डेट एकदम लेकर के आते हैं कि कुछ भी छूट ना जाए, और कैसे करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, फॉर्म्स कैसे करने हैं, वो सब कुछ बताते हैं। आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमें अड्डा में, क्योंकि आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई की, कि और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं? सर अभी तो काफ़ी कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ सजेशन नहीं हो कि सब परफेक्ट जा रहा है, बट जो जैसे मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो थोड़े अभी भी काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर फ्री और अवेलेबल हों तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको काफ़ी हेल्प रहेगी। ठीक है। तो आस्था, अब आपने कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया, जी सर। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया लॉ के लिए, तो आगे क्या प्लान है? आप क्या सोचते हो? आप लॉयर बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो? कैसे आप आगे की जर्नी देखते सर मेरा टारगेट जुडिशरी है। हो? जुडिशरी। जी सर, डीजेएस, दिल्ली जुडिशरी सर्विस। तो आप बेसिकली जज बनना चाहते हैं, जी सर। जैसे आपने पहले कहा कि आप उस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश की ग्रोथ में। कोई लास्ट मिनट मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट? यस सर, जो जर्नी अभी स्टार्ट की है, क्योंकि BA-LLB का टारगेट करना ही एक जो है बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि सबको पता होता है कि कर लिया, लेकिन उसके आगे उसे कंटिन्यू करना पूरे 5 साल या 3 साल वो बहुत डिफ़िकल्ट है। एक बार को क्रैक भी हो जाए तो भी उसके बाद में बेयर एक्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन है, जजमेंट्स हैं, केस लॉज हैं, तो वो सब करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन करना तो मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द स्पेस चीज़ भी नहीं है। उसको अगर यहाँ तक इतना डिसीज़न लिया है तो कुछ तो सोच के लिया ही होगा, और अब जब यहाँ तक आए हो तो आगे भी करो। और बेशक कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन जो क्रैक कर रहे हैं वो भी तो उसी कंपटीशन में से निकल के कर रहे हैं ना, और थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, कुछ टाइम का जो है स्ट्रेस रहता है, और ऐसा लगता है कि बाकी सब जो एन्जॉयमेंट कर रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन वो तो टेम्पररी है ना। अल्टीमेटली जो परमानेंटली जो मिलेगा वो सिलेक्शन जो हैप्पीनेस देगी, फैमिली को जो हैप्पीनेस देगी, उनको जो प्राउड होगा, तो उससे ज़्यादा बड़ा वो टेम्पररी चीज़ नहीं हो सकती। और फिर आगे भी जो है इसमें स्कोप, अब तो वैसे भी लॉ की स्कोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो काफ़ी अच्छी फील्ड है। अगर यहाँ आने का डिसीज़न लिया है और मन में एकदम पर ठान रखा है कि करना है, तो फिर पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल सही कहा आपने।
बेसिकली ये सब जो आपने कहा, ये इसका सारांश है डेयर टू ड्रीम बेसिकली। यस सर। कि आप सोचो बड़ा और उसके लिए मेहनत करो, डेफिनेटली यू कैन अचीव। क्योंकि जो लोग अचीव करते हैं वो सब ऐसे ही लोग होते हैं, बहुत नॉर्मल इंसान ही होते हैं। मुझे लगता है एक ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है जो आपने कहा कि डोंट गिव अप, यस सर। है ना, उसको छोड़ना नहीं है। इट विल लुक डिफिकल्ट, लगेगा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप घुसते जाओगे और आप उस एटीट्यूड से घुसोगे कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो फिर अल्टीमेटली यू गेट यूज्ड टू इट एंड यू इवेंचुअली डू इट। बिकॉज जो लोग नहीं करते वो कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर लेकिन जो कर रहे हैं वो उनमें कुछ तो ऐसा कुछ डिफरेंट तो है कुछ नहीं, बस different उनकी डिटर्मिनेशन है, उनका परसिस्टेंस है कि ये करना है तो करना है। और फिर और जो फैमिली है उनको जो खुशी देनी है वो अल्टीमेटली हमें ही देनी है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आस्था, थैंक यू सर। और बेस्ट विशेस, और जल्दी ही आपसे फिर मिलना चाहेंगे जब आप जज बन जाएंगे, फिर से पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। जी सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो डिसीजन लिया है और जो आपने बताया, उस डिसीजन में आपने अपने बारे में कम बात की और देश के बारे में बात की। ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, क्योंकि जनरली लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने बेटरमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी सोचना चाहिए, लेकिन आपने देश को आगे रखा, ये बहुत बड़ी बात है। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू एट सर। अड्डा 24/7 वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड लाइफ में आप आगे बढ़ें, बहुत सक्सेसफुल हो, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।